नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। चालुक्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों की अपने अलग अलग मत हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चालुक्यों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न 4 क्षत्रियों में से एक क्षत्रिय के रूप में हुई थी। वहीं डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि चालुक्य विदेशी आक्रमणकारी हूणों के समय आने वाली विदेशी जाति गुज्जर ही थी, जिनका भारतीय बाद में परिवेश में उनका समायोजन हो गया था। और डॉक्टर अयंगर का मानना है कि चालुक्य उत्तर भारत की एक क्षेत्रीय जाति थी, जो बाद में दक्षिण में आकर बस गई थी और यहाँ उन्होंने अपनी राज सत्ता स्थापित की थी। दक्षिण भारत में 3 स्थानों पर चालुक्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी और इन स्थानों के नामों के आधार पर उनके वंशों का हम जिक्र करते हैं। वातापी, कल्याणी और वेकी। और इन्हीं स्थानों के आधार पर इनके 3 वंश वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेकी के चालुक्य राजवंश के नाम से ये जाने जाते हैं। वातापी को बादामी भी कहा जाता है और यहाँ के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। और इनके बारे में अधिकांश जानकारी हमें और प्रमाणिक जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के ही कवि रवि कीर्ति ने की थी, जो कि संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इस वंश का शासक या इस वंश की स्थापना किसने की, तो इस बारे में जानकारी हमें मिलती है कि इस वंश का प्रथम शासक जयसिंह था, परंतु वास्तविक रूप से इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इसका शासन काल 550 से लेकर 567 ईस्वी तक था और उसने अपना राज्य विस्तार करके अपने आप को सुव्यवस्थित किया, स्थापित किया और बादामी को उसने अपनी राजधानी बनाया था। उसने अनेक अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ के द्वारा अपने आप को सुशोभित करने का प्रयास किया था। पुलकेशिन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन गद्दी पर बैठा और उसने 567 से लेकर 598 ईस्वी तक शासन किया था। उसने अपने आसपास के मौर्यों, कदम्बों और नल्लों को परास्त करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का उसने प्रयास किया था। तत्पश्चात कीर्तिवर्मन के पश्चात उसका छोटा भाई मंगलेश गद्दी पर आसीन हुआ और उसने 608 ईस्वी तक शासन किया था। उसने भी अपने समकक्ष कलचुरियों को परास्त करके खानदेश के आसपास के इलाकों पर अधिकार करके अपने राज्य को विस्तार देने का प्रयास किया था। परंतु इस वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला और सबसे ज़्यादा इस वंश को प्रसिद्धि दिलाने वाला शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसका शासन पीरियड 609 से लेकर 642 ईस्वी तक रहा था। और उसने अपने समकक्ष राज्यों, जिसमें कदम्ब वंश के राज्य पर आक्रमण करके उनकी राजधानी बनवासी पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात उसने आलूप और गंग वंश के शासकों पर भी आक्रमण करके उनको भी परास्त करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। गंग नरेश
दुर्विनीत ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके उसके साथ समझौता कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी कोंकण के राज्य पर भी आक्रमण करके वहाँ के शासक को भी परास्त करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इन सारे कार्यों के फलस्वरूप, या यूँ कहें कि पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति को देखकर आसपास के जो राज्य थे, जिसमें मुख्य रूप से लाट, मालव और गुर्जर थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने कौशल और कलिंग पर भी आक्रमण करके वहाँ पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने पृष्ठपुर नरेश को भी परास्त करके उसके इलाके पर भी अधिकार कर लिया और वो इलाका उसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया था। जहाँ नए चालुक्य वंश वेगी के चालुक्यों की स्थापना हुई थी। विष्णुवर्धन जो कि पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था, उसने वेगी में नए चालुक्य वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय के समय में दो महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता जगजाहिर है। इसमें उत्तर भारत में पंच भारत का शासक और उस समय उत्तर भारत में एक छत्र राज करने वाले हर्षवर्धन के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा है। इस अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर अपना एकाधिकार करने के पश्चात दक्षिण भारत पर भी अपना राज्य या अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा था। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन की सेना का मुकाबला हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा और इस विजय के उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये युद्ध संभवतः 630 से 634 के मध्य हुआ है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय की पल्लव शासकों के साथ भी संघर्ष की हमें जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करके उसको परास्त किया और पल्लवों के उत्तरी राज्य पर उसने अधिकार कर लिया था। 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ था। उस पर भी पुलकेशिन द्वितीय ने जब आक्रमण किया तो नरसिंह वर्मन ने उसको कई युद्धों में परास्त करके उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि भी धारण की थी और इन युद्धों में, यानी नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी वातापी के चालुक्यों में सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उसकी मृत्यु के पश्चात वातापी के चालुक्यों में नया शासक बना विक्रमादित्य प्रथम, उसके पश्चात विनयादित्य, जिन्होंने 642 से लेकर 696 ईस्वी तक शासन किया था। विनयादित्य के बाद में विजयादित्य इस वंश का शासक बना और उसने 696 से लेकर 733 ईस्वी तक शासन किया था और ये इस वंश का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। उसके पश्चात विक्रमादित्य द्वितीय गद्दी पर आसीन हुआ और उसने अपने
सैन्य कौशल के द्वारा अरबों को परास्त करके अपने इलाके से उनको खदेड़ा और पल्लव नरेश नंदी वर्मादित्य को युद्धों में परास्त करके उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने कांची कोड की उपाधि धारण की थी। परंतु विक्रमादित्य के पश्चात कोई भी इस वंश का शासक इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वो इस वंश की यशोगाथा को आगे बढ़ा सके और धीरे धीरे वातापी के चालुक्य कमज़ोर होते गए और उनकी शक्ति क्षीण होती गई। चालुक्य की दूसरी जो शाखा थी, जिनको हम कल्याणी के चालुक्य कहते हैं, इस वंश की स्थापना का श्रेय तेलपद्वितीय को जाता है। राष्ट्रकूटों के प्रथम के पश्चात तेलपद्वितीय ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। उसने परमार शासक मूंज के साथ लंबे समय तक संघर्ष भी किया था, जिसकी जानकारी हमें मेरुतुंग के लिखित ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से भी मिलती है। इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक सोमेश्वर प्रथम हुआ था, जिसने 1043 ईस्वी में अपने आप को शासक घोषित किया था। उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था और अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया था। उसने परमार शासक भोज पर आक्रमण करके उसे समर्पण करने के लिए मजबूर किया था, परंतु चोल शासक राजा के सामने उसे पराजय का सामना करना पड़ा। कोप्पम और कुंडल संगम के युद्धों में चोलों के द्वारा वो बुरी तरह से परास्त हुआ और इन पराजयों के फलस्वरूप उसे आत्मग्लानि हुई और उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस वंश का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावी शासक विक्रमादित्य षष्ठम था, जिसने 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक शासन किया था। ये सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था और उसने अपने राज्यारोहण के समय एक नए संवत की स्थापना की थी, जिसको चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। और इसका शासनकाल में चोल चालुक्य के मध्य संघर्ष नहीं हुआ था, यानी इसका शासनकाल शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ था। इसने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। उसने विक्रमपुर नामक नए नगर की स्थापना की। वहाँ भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर और एक विशाल झील का निर्माण करवाया था। उसके राज्य में विक्रमांक देव चरित्र का लेखक विलण, जो कि कश्मीरी पंडित था, उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। इसके अलावा मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर भी उसके राज दरबार की शोभा बढ़ाता था। विलण विक्रमादेव चरित्र का लेखक विलण विक्रमादित्य षष्ठम का राजकवि था। विक्रमादित्य षष्ठम के पश्चात कल्याणी के कोई भी शासक ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ था। सोमेश्वर तृतीय, जिसका शासनकाल 1126 से 1138 ईस्वी तक था, वो भी विद्वान व्यक्ति था। उसने मान सोलास नामक एक शिल्प शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी और सोमेश्वर तृतीय के पश्चात ये वंश एक तरह से धीरे धीरे अवनति को चलता गया और बाद में होयसल वंश के शासकों ने उनकी जगह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस वंश का तीसरी शाखा थी वेगी की चालुक्य, जिनकी स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन ने की थी।
उसके पश्चात विजयादित्य द्वितीय ने शासन किया था, जिसने राष्ट्रकूटों को परास्त करके अपने राज्य को विस्तारित किया था। परंतु इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर शासक विजयादित्य तृतीय था, जिसने 843 से लेकर 888 ईस्वी तक शासन किया था। उसने पल्लवों और पांड्यों को परास्त करके अपनी राज्य को विस्तार दिया। उसने मैसूर के राजा द्वारा मांगी गई राजा मंगी को एक युद्ध में परास्त करके उसको मार डाला था। गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्णद्वितीय को भी उसने परास्त किया था। इसके साथ साथ उसने एक दक्षिण कौशल के राजा को भी परास्त करके अपनी शक्ति को बढ़ाया था। परंतु उसके पश्चात वहाँ भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ और धीरे धीरे वेगी की चालुक्यों की भी सत्ता समाप्त हो गई थी। चालुक्य शासकों की शासन व्यवस्था के संदर्भ में यदि हम देखें तो राजा यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु वही होता था। सारी शक्तियों का केंद्र, चाहे वो आपकी प्रशासनिक शक्ति हो, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे न्याय की शक्ति हो, सारा का सारा केंद्र का आधार राजा ही होता था। चालुक्य नरेशों ने परम भंडारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करके अपने आप को सुशोभित किया था। राजा का पद सामान्यतः पैतृक होता था। राजा के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर आसीन होता था। परंतु पुत्र के अल्पायु होने पर भाई भी राजगद्दी पर आसीन होता था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। राजा के पास सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी वो निरंकुश नहीं था। जनता की भलाई के लिए वो निरंतर कार्य करता रहता था। इसके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। राजा को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें राज परिवार के सदस्यों के साथ साथ प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को वो रखता था, जिनकी सलाह मशवरा के आधार पर वो शासन व्यवस्था चलाता था। विभिन्न लेखों से जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जिसमें महासंधि विग्रह, विषयपति, ग्रामकूट, मैत्राधिकारिन जैसे केंद्रीय पदाधिकारियों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। गांव का मुखिया वहाँ के प्रमुख लोगों में, महाजन वगैरह, इन लोगों की सहायता से शासन व्यवस्था चलाते थे। यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना या शांति व्यवस्था रखना इनका प्रमुख कार्य होता था। चालुक्य शासकों के धर्म के संदर्भ में देखें तो चालुक्य नरेश ब्राह्मण धर्मावली थे। उन्होंने बौद्ध ब्राह्मण धर्म को विशेष महत्व दिया था। उसके उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करते थे। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करना उनका महत्वपूर्ण कार्य था। परंतु इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। यानी धर्म सहिष्णुता की नीति चालुक्य शासकों ने रखी थी। जैसा कि हेंगशॉन्ग लिखता है चालुक्य राजाओं के बारे में कि उनके राज में बौद्धों के 100 विहार थे, जिसमें 5000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यानी चालुक्य नरेश हिंदू धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी उन्होंने अन्य धर्म के लोगों को आश्रय दिया था। चालुक्य स्थापत्य कला में देखें तो मुख्य रूप से मंदिर निर्माण कला में चालुक्यों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके मंदिर निर्माण के प्रमुख रूप से 3 केंद्र थे: ऐहोल, बादामी और पटकल। बादामी में पहाड़ों को काटकर, यानी पाषाण को काटकर
स्तंभ युक्त मंडप बनाने की हमें जानकारी मिलती है। और ये जो मंडप थे वो बरामदों से युक्त थे, बड़े बड़े उनमें हॉल थे और इनमें गर्भगृह में संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। 4 मुख्य रूप से मंडप हमें हॉल से मिले हैं, जिसमें 3 हिंदू धर्म से संबंधित और 1 जैन धर्म से संबंधित है। दूसरी जगह जो मंदिरों की राजधानी कहलाता है, ऐहोल, जहाँ लगभग 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इनमें अधिकांश भगवान विष्णु और शिव से संबंधित है। इन मंदिरों में भी गर्भगृह और मंडप मुख्य रूप से है और यहाँ के मंदिरों में मुख्य रूप से लाडखां और दुर्गा देवी के मंदिर विशेषकर उल्लेखनीय है। चालुक्य मंदिर शैली में सबसे उत्कृष्ट मंदिर हमें देखने को पटकल में मिलते हैं और यहाँ से 10 मंदिर मुख्य रूप से मिले हैं, जिनमें से 4 नागर शैली के और 6 द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। नागर शैली में मुख्य रूप से जो सबसे सुंदर मंदिर है वो पापनाथ का मंदिर है, जो लगभग 90 फीट लंबाई में बना हुआ है, जिसके गर्भगृह के ऊपर शिखर नुमा संकरा आकृति है। और द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों में विरूपाक्ष का मंदिर है, जो कि 120 फीट लंबाई में बना हुआ है। इस मंदिर के सामने नंदी मंडप है और इसके चारों ओर वेदिका और तोरण द्वार हैं और उसका प्रवेश द्वार गोपुरम भी काफ़ी ऊंचाई पर है। यानी चालुक्यों की स्थापत्य शैली में जो कि मंदिर स्थापत्य मुख्य रूप से हैं, जो कि बादामी, ऐहोल और पटकल नामक स्थानों में हमें देखने को मिलती है।